नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अक्टूबर सन 2024। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की उपासना आज की जाएगी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दशहरे पर होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नई चेहरों को मिलेगा मंत्री बनने का अवसर। जनता ने छीनी 3 लालों की वारिसों के चेहरों की लाली। 56 साल बाद आदमपुर में भजनलाल परिवार हारा। हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया सामने। बोले, चुनाव परिणाम से कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी अचंभित। शैलजा गुट के नेता शमशेर सिंह गोगी बोले, बापू बेटे को कांग्रेस की हार को स्वीकार करना चाहिए। हरियाणा में हार के बाद रोपड़े कुलदीप बिश्नोई पूर्व IAS चंद्र प्रकाश अधिकारी ने 57 साल बाद विजय रथ रोका। सभी सरकारी विभागों में प्रमोशन के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। हरियाणा में स्कूलों की तरह अब कॉलेज में भी होगी PTM। अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे अभिभावक। बीजेपी MLA बनते ही कंवर सिंह का फूटा गुस्सा। रामविलास शर्मा पर लगाया आरोप। बोले, उन्होंने बगावत की, पार्टी को ऐसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, त्योहारी सीजन पर गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा। 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हराया। 82 रन से जीते, सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम। भारत ने 86 रन से जीता दूसरा T20। नीतीश रेड्डी की 50, 2 विकेट भी लिए। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से आगे हुई टीम इंडिया। ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। 15 अक्टूबर से ओपन होगा हुंडई इंडिया का IPO। 17 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। मिनिमम 13,720 रुपए करने होंगे इन्वेस्ट। और पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। देर रात करीब 2 बजे मुंबई के अस्पताल से पार्थिव शरीर कुलाबा ले जाया गया। राज के सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के क्षेत्र में लोगों को अब गर्मी से दिक्कत हो रही है। दिन के समय निकलने वाली धूप से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद सुबह और शाम के समय तापमान में कमी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों के लिए मौसम ऐसा ही रहेगा। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। दिन के समय लोगों को धूप से परेशानी हो सकती है। 10 और 14 अक्टूबर के दौरान दिन का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 15 अक्टूबर के बाद सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में NCR क्षेत्र में भी ठंड की शुरुआत हो सकती है। हरियाणा के सभी सरकारी विभागों में प्रमोशन के लिए अब लिखित परीक्षा को पास करना होगा। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है। सरकार बनने के बाद यह पहला फैसला लिया गया है। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए परीक्षा को पास करना होगा। इस बारे में जून महीने में ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो अब लागू किया जाएगा। इसे लेकर 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक मीटिंग का आयोजन भी किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि विधानसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा भी अचंभित है। प्रदेश के अंदर जो माहौल था उसके विपरीत परिणाम आए हैं। केंद्रीय कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातें रखेगी। हुड्डा मंगलवार शाम को डी पार्क स्थित आवास पर चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मीडिया ही नहीं, एक्सपर्ट को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी। वे भी पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए। कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लेकिन लोकतंत्र में वे परिणाम को स्वीकार करते हैं। फिर भी सरकारी तंत्र की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगह EVM की बैटरी लो होने तो कई जगह से चुनाव परिणाम देरी से अपलोड करने की शिकायतें आई हैं। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को अवगत करवा दिया गया है। कमेटी राष्ट्रीय चुनाव आयोग के सामने पूरी स्थिति रखेगी। हरियाणा विधानसभा के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, नतीजे निराशाजनक हैं। सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है। लेकिन अब हमें इन सब बातों से पीछे हटते हुए एक नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है वो ऐसे ही तो नहीं चलेगा। पार्टी को किस तरह से राज्य में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, कौन से लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी थे, ये भी बातें हैं। राज्य में क्या संदेश गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। राज्य में पार्टी के आंतरिक तालमेल के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हमें लगा कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए भी हमने सब बातों पर पर्दा डालते हुए चुनाव लड़ा। चुनाव तक और चुनाव के दौरान बहुत सी बातें हुई। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। चुनावी नतीजे निराशाजनक हैं और पार्टी को इसके पीछे के कारणों का गहन आकलन करना चाहिए।
हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद बुधवार को दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद भी हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। वहीं कांग्रेस के हार पर राहुल गांधी ने कहा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। चुनाव आयोग को अवगत जरूर कराएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैरानजनक हार के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कुमारी शैलजा के बाद अब उनके गुट से ही असंध से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के हार का पूरा ठीकरा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा है। गोगी ने यहाँ तक कह दिया कि कभी भी एक बिरादरी से सरकार नहीं बनती, सभी को साथ लेकर चलना होता है। हरियाणा कांग्रेस में अब बदलाव की आवश्यकता है। गोगी ने यह भी कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने बैठक बुलाई तो वहां पर सब बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 और आजाद प्रत्याशियों को 3 सीटें मिली। शमशेर सिंह गोगी असम से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार थे। यहाँ की सीट भी कांग्रेस ने खो दी है। गोगी यहाँ पर 2306 वोटों से योगेंद्र राणा से हार गए हैं। गोगी ने अपनी और कांग्रेस के हार का ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा पर ही फोड़ा और हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बात कह दी। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में इस बार तीनों लालों यानी देवीलाल, बंशीलाल और भजनलाल के वारिसों के चेहरों की लाली जनता ने छीन ली है। चुनाव मैदान में उतरे तीनों लाल के 12 लाल में से सिर्फ 4 को ही जनता का आशीर्वाद मिला। इस बार सबसे अधिक 7 प्रत्याशी देवीलाल परिवार से चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से सिर्फ अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला को ही जीत नसीब मिल सकी। खास बात यह है कि परिवार के कई सदस्य अपनों से लड़कर हारे हैं। तो शाम से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध को हराकर विरासत की जंग जीती। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पौत्र भव्य आदमपुर का अपना किला नहीं बचा सके। हालांकि भजनलाल के छोटे बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर पंचकुला से जीत गए हैं। इसके अलावा परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कांग्रेस के टिकट पर उतरे सांसद रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य, सांसद जेपी के बेटे विकास सहारण और सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी ने भी जीत हासिल कर ली है। अहिरवाल के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली से कांटे के मुकाबले में आखिरी के चरणों में जीत हासिल की। हरियाणा के सबसे बड़े सियासी घराने ताऊ देवीलाल का परिवार इस बार चुनाव मैदान में अपने बूते पर चुनाव मैदान में उतरा था। 2 सीटों यानी डबवाली और रानिया में चौटाला परिवार के सदस्य ही आमने सामने थे। एलनाबाद से देवीलाल के पौत्र अभय चौटाला, रानिया से अभय के बेटे अर्जुन चौटाला और डबवाली से देवीलाल के दूसरे पौत्र आदित्य चौटाला यानी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र हैं, वे चुनाव मैदान में उतरे थे। जसपा से देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला और डबवाली से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा देवीलाल के भाई के परिवार से अमित सिहाग कांग्रेस के टिकट पर डबवाली से चुनाव लड़ रहे थे। इसमें से रानिया से अर्जुन चौटाला ने अपने दादा रणजीत चौटाला को हरा दिया। वहीं डबवाली से इनेलो के आदित्य चौटाला कांग्रेस के प्रत्याशी और चचेरे भाई अमित सिहाग व भतीजे दिग्विजय चौटाला को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। अभय चौटाला के चचेरे भाई रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला फतेहाबाद सीट पर तीसरे स्थान पर रही है। दादरी हलके में विधानसभा चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान ने यह चुनाव जीतकर अपने परिवार की 15 साल बाद सत्ता में वापसी करवाई और पिता एवं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को लगातार 3 हार से मिले जख्म पर भी मरहम लगाया। दादरी हलके की बात करें तो दादरी हलके में अब तक हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनील सांगवान ऐसे उम्मीदवार साबित हुए हैं जो भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले चुनाव में भाजपा ने दादरी की सीट कभी नहीं जीती थी। इतना ही नहीं, दादरी हलके से पिता के बाद बेटा के विधायक बनने का रिकॉर्ड भी अब सतपाल और सुनील सांगवान के नाम पर हो गया है। दादरी हलके के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सांगवान के पिता एवं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपनी राजनीतिक कैरियर में 6 चुनाव लड़े। इनमें से सतपाल सांगवान ने 2 चुनाव जीते जबकि 4 हार गए। सुनील सांगवान ने सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ा व अपने पहले चुनाव में जीत हासिल की है। टोहाना से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी पार्टी के ही नेताओं को जयचंद बताते हुए पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया। कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह से 10,836 वोटों से हारने के बाद बिना नाम लिए देवेंद्र बबली ने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पर निशाना साधा, भीतरघात के आरोप लगाए हैं। देवेंद्र बबली ने कहा कि कुछ लोगों को टोहाना का विकास रास नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी को मां कहने वाले जयचंदों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पार्टी की पीठ और सीने में छुरा घोंपने का काम किया है। उन लोगों ने ढोंग किए हैं। टोहाना क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया है तथा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। वे टोहाना का विकास रुकने नहीं देंगे और खूब विकास कार्य करवाएंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सब देखा है। पार्टी हाईकमान अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। बबली ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के गुट के माने जाने वाले बलवान सिंह दौलतपुरिया ने फतेहाबाद से विधायक बनते ही अपनी पार्टी के नेताओं को जयचंद करार देना शुरू कर दिया है। इन नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर भी वह भड़ास निकालते नजर आए। मंगलवार को जीत के विजय जुलूस के बाद देर शाम को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए हुड्डा खेमे के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा पर जमकर भड़ास निकालते हुए उन्हें गद्दार करार दे दिया। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा 2009 में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने थे। उस समय निर्दलियों के सहारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पिछले 15 साल से फतेहाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उन्हें हुड्डा का सबसे करीबी माना जाता है। साल 2014 और 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर फतेहाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। हरियाणा के 6 जिलों में डेरे के सबसे ज्यादा अनुयायी रहते हैं। फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार में इनका व्यापक प्रभाव भी है। हरियाणा के कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में डेरे के अनुयायी हैं। डेरे के कुल अनुयायियों की अनुमानित संख्या की बात करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख आंकी गई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में डेरे का अच्छा खासा असर है। अब की बार डेरे ने अपनी रणनीति बदलते हुए किसी पार्टी के बजाय प्रत्याशियों को तवज्जो दी है। यही वजह रही कि कई सीटों के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार जिताऊ, युवा और डेरे से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया है। इनेलो के प्रत्याशियों को भी पहली बार डेरा समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। एलनाबाद सीट को लेकर अभय सिंह चौटाला को जीत की पूर्ण उम्मीद थी। चुनाव से ठीक एक दिन पहले डेरे ने भाजपा और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को समर्थन करने का निर्णय लिया। एलनाबाद में भरत सिंह और डबवाली में आदित्य देवीलाल को समर्थन किया गया। डेरे के पंजाबी समुदाय के अनुयायी खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया का समर्थन करते हुए नजर आए। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी सीधे तौर पर डेरे से जुड़े हुए हैं। डेरे के समर्थन का उन्हें बरवाला और रणधीर पनिहार को नलवा में लाभ मिला। डेरा सच्चा सौदा पर सीधे तौर पर भाजपा को मतदान करवाने की चर्चाएं रहती हैं। इस बार डेरे ने प्रत्याशियों को देखकर मतदान किया है। सिरसा में जहां बदलाव हुआ है, वहीं फतेहाबाद में तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत गई है। कैथल में भी कांग्रेस को इसका लाभ मिला है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से 57 साल बाद भजनलाल परिवार हार गया है। आदमपुर से हारने के बाद आदमपुर मंडी में पैतृक आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुलदीप बिश्नोई समर्थकों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और रोने लगे। इसके बाद उनके समर्थकों ने कहा कि आदमपुर के लोग आपके साथ हैं। कुलदीप बिश्नोई को रोते देखकर समर्थकों ने चौधरी भजनलाल अमर रहे के नारे भी लगाए। बेटे भव्य बिश्नोई ने कुलदीप बिश्नोई को सांत्वना दी। बता दें कि आदमपुर सीट पर पहली बार 1967 में चौधरी भजनलाल जीते थे। तब से लेकर अब तक इस सीट पर भजनलाल परिवार से इस उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ते और जीतते भी आए हैं। इस चुनाव में अब की बार पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश अधिकारी ने इस अभेद किले को भेज दिया है। हार के बाद कुलदीप बिश्नोई भावुक नजर आए और वह समर्थकों को संबोधित नहीं कर पाए और माइक को हाथ में लेकर रो पड़े और आंसू पोंछते हुए माइक पकड़ाकर बैठ गए। बता दें कि चंद्र प्रकाश पंडित रामजीलाल के भतीजे हैं। रामजीलाल को चौधरी भजनलाल का परम सखा माना जाता था। एक तरह से बिश्नोई परिवार के नजदीकी भी रहे हैं। परिवार में से ही कांग्रेस ने टिकट दिया। इसका लाभ कांग्रेस को मिला और नजदीकी मुकाबले में भव्य बिश्नोई 1768 वोटों से हार गए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का विधायक बनते ही कंवर सिंह यादव ने भाजपा के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास शर्मा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रामविलास शर्मा ने पार्टी के साथ बगावत की है, चुनाव में उनका साथ भी नहीं दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी को ऐसे नेताओं से बचकर रहना चाहिए। पंडित रामविलास शर्मा इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर उनकी जगह कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। रामविलास शर्मा का पहली लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद दूसरी लिस्ट से पहले ही निर्दलीय नामांकन कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी के नेताओं के समझाने के बाद उन्होंने अपना पर्चा वापस खींच लिया। टिकट मिलने के बाद से ही रामविलास शर्मा नाराज दिखाई दे रहे थे तथा उन्होंने कई बैठक कर नाराजगी भी जताई। कंवर सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें टिकट दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरे समर्थन में कोई भी जनसभा नहीं की और न ही उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए आगे आए। रामविलास शर्मा और कंवर सिंह यादव का पहले से 36 का आंकड़ा है। यही कारण रहा है कि पार्टी द्वारा कंवर सिंह को टिकट दिए जाने के बाद से रामविलास शर्मा ने कंवर सिंह यादव से किनारा कर लिया था। कंवर सिंह यादव ने कहा कि रामविलास शर्मा टिकट मिलने के बाद उनसे नाराज थे तथा आगे भी वे नाराज ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होती अगर रामविलास शर्मा उनके मार्गदर्शन बनकर काम करते, लेकिन रामविलास शर्मा ने ऐसा नहीं किया। उनको जितनी खुराफात करनी थी, जितना चुनाव डैमेज करना था, उतना उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी की सरकार बनाने से पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है। यहाँ चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। पहले गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून और फिर हिसार से सावित्री जिंदल इसके लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उनके हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विपल देव और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से मुलाकात हुई। इनके समर्थन के बाद अब प्रदेश में भाजपा के पास सरकार के लिए विधायकों की संख्या 51 पहुंच गई है। भाजपा ने 48 सीटों पर चुनाव जीता है। कादियान और सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर बीजेपी से बगावत की थी, तो वहीं राजेश जून ने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 167 अंक की गिरावट के साथ 81,467 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 31 अंकों की गिरावट रही और ये 24,981 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट और 19 में तेजी रही। रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि एसबीआई, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार को ऊपर खींचा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 892 रुपए गिरकर 74,834 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये 2,122 रुपए गिरकर 88,290 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 70,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 76,840 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।